नमस्कार साथियों। मैं नवीन नागौरी आप सबका स्वागत करता हूं अजंता क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सब तैयारी करने वाले लैब असिस्टेंट की। उसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी का सब्जेक्ट। इसी के साथ उस बायोलॉजी के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सबसे पहले जो टॉपिक होगा यानी कि बायोलॉजी में जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान में हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 11th, कक्षा 11वीं का कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र बोला जाता है भाई। अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेशन होने का मतलब क्या है? सर्कुलेशन का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो एक उत्तक से लेकर दूसरे उत्तक तक कैसे संचरित होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसी के बारे में बताया गया भाई। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन यानी कि शरीर के द्रव का परिसंचरण। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर का जो सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट शरीर का द्रव्य कौन सा है? हम सब जानते हैं कौन सा भाई? वो ब्लड है। मेन सर्कुलेशन फ्लूइड के परिसंचरण द्रव्य, ये कौन सा होता है भाई? ये होता है ब्लड। हिंदी में रुधिर या रक्त कहा जाता है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? रुधिर की बात करेंगे, ब्लड की बात कर रहे हैं भाई। अब ये ब्लड होता है क्या भाई? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है ब्लड का ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे होती है भाई। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, इसका कहा जाता है कि ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्म है भाई। मध्य चर्म जिसे हिंदी में कहा जाता है। यानी कि देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तीन चीजें हमें याद रखनी भाई। जनन स्तर या जर्म स्तर की अगर बात करें, जर्म लेयर की अगर अपन बात करें, जनन स्तर तीन प्रकार के होते हैं भाई। एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। बाह्य चर्म, अंतःचर्म और मध्य चर्म। तीन लेयर है, तीन स्तर है जिनसे शरीर के सभी ऑर्गन, सभी के शरीर के सभी हिस्से जो है बनते हैं। इसमें से रक्त किससे बना है? मीजोडर्म से बना हुआ है भाई। ठीक। तो अगर हमने सबसे पहली लाइन पढ़ ली ब्लड के बारे में, इसका ओरिजिन देख लिया। ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्म है भाई। मध्य चर्म से इसका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आता है भाई इस पे। ठीक है। फिर सेकेंडली अगर बात करूं, हम सबको पता है कि हमने पहली लाइन ही क्या पढ़ी है? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है भाई। मुख्य परिसंचरण द्रव्य। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कोई लाइन की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में क्या आएगी भाई? ब्लड है क्या? रक्त आखिर में है क्या? रक्त क्या है आखिर में? एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है भाई। स्पेशल फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यू है भाई, यानी कि विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है भैया। अब देखो भाई, इसके नाम के आगे ही क्या लिखा हुआ है? स्पेशल लिखा हुआ है भाई। ये स्पेशल इसको बोला क्या गया है? क्यों गया है? इसका रीजन ये है, स्पेशल इसको बोलने का रीजन ये है कि भाई ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो संयोजी ऊतक है, इसके अंदर क्या रहता है भाई? कोलेजन एंड इलास्टिन। ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं भाई, ये रहते हैं एब्सेंट, यानी कि कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन का अभाव रहता है भाई इसके। हमारे शरीर के अंदर जितने भी संयोजी ऊतक है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, सब में क्या पाया जाता है? कोलेजन और इलास्टिन पाया जाता है। ये कोलेजन और इलास्टिन क्या करता है भाई? हमारी शरीर के क्या करता है? संरचना को बनाने का काम करता है। कोलेजन क्या करता है? जैसे कि अगर हम मैं बात करूं, शरीर की कोई भी संरचना अगर बनानी हो, किससे बनी है? टिश्यू या ऊतकों से मिलकर बनी है। ऊतक क्या करते हैं भाई? ऊतकों में भी कौन सा इंपॉर्टेंट ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक है भाई, ठीक है। इस संयोजी ऊतक की अगर मैं बात करता हूँ, इस संयोजी ऊतकों में क्या पाया जाता है? कोलेजन और इलास्टिन पाया जाता है। ये कोलेजन और इलास्टिन क्या करते हैं भाई? शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन ब्लड को क्या बोला गया है? रुधिर को क्या बोला गया है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन का क्या हो गया? अभाव हो गया, अब्सेंट हो गए। इसी की वजह से इसको क्या बोला गया? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। यही कारण है कि ब्लड जो होता है, रुधिर जो होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई भी शरीर की संरचना का निर्माण नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की फॉर्म में होता है। दूसरा अगर इसकी बात करें अपन, ये तीनों के तीनों लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। सबसे क्वेश्चन आ रखा है भाई, इसका ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। ये क्या होता है? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। ये है कैसा? ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीन लाइनों में से कौन सी है, सबसे ज्यादा क्या है? ब्लड कैसा है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आपके आता है कि ब्लड क्या है, में से कौन सा स्टेटमेंट ब्लड के लिए सही है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन रक्त के लिए सही है। तो रक्त के लिए कौन सा सही है भाई? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में ब्लड की अगर और बात करें अपन, तो शरीर में इसकी मात्रा कितनी रहती है भाई? हेल्दी ह्यूमन के अंदर अगर मैं बात करूं, ब्लड 5 से 6 लीटर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये जो 5 से 6 लीटर ब्लड है, ये शरीर के भार का कितना बनाता है भाई? विच इज अप्रोक्स 7 to 8% बॉडी वेट। इस शरीर के भार का कितना होता है? 7 से 8% होता है। शरीर के भार का 8%। ये दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे शरीर में रक्त कितना होता है भाई? 5 से 6 लीटर पाया जाता है, क्योंकि ये 5 से 6 लीटर रक्त जो होता है शरीर के भार का 7 से 8% होता है भाई। क्लियर यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें कि ब्लड के कंपोजिशन की, रक्त के संगठन की अगर अपन बात करते हैं कि रक्त किस किस से बना होता है, हेडिंग अपन डालते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये जो अगर आगे धीरे धीरे अपन पढ़ते हैं 7.4 रहता है ऐसे तो।
अगर मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं, ब्लड किस किस से मिलके बना होता है? सबसे पहले इसमें पाया जाता है भाई प्लाज्मा, और दूसरा इसके अंदर पाया जाएगा भाई फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अपन हिंदी में संगठित तत्व कहते हैं। अब ये प्लाज्मा जो होता है भाई कितना होता है? प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, 55% भाग तो क्या होता है भाई प्लाज्मा अकेला होता है। 45% क्या होते हैं भाई? ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। इन फॉर्म्ड एलिमेंट की अलग से अगर मैं बात करूं, इसमें क्या क्या पाया जाता है? ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। फिर कोशिका और बिंबाणु। ब्लड सेल्स भी दो प्रकार की रहती है भाई, हम सबको पता है कौन कौन सी, नॉर्मली अपन नाम याद याद ही है सबको। एक तो है आरबीसी, एक दूसरी है डब्ल्यूबीसी। ठीक। अब डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी है एक ग्रेन्युलोसाइट्स। कणिकीय और अकणिकीय। सीधा सीधा सा सिंपल सा अपन को याद रखना है कि ब्लड का कंपोजिशन अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है, ब्लड का कंपोजिशन है क्या, प्लाज्मा कितना पाया जा रहा है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट संगठित तत्व कितने पाए जा रहे हैं 45%। इस 45% में भी दो भाग है भाई, एक तो क्या हो गया ब्लड सेल्स रुधिर कोशिकाएं, दूसरा क्या हो गया प्लेटिलेट्स हो गया। और ब्लड सेल्स भी कैसे दो प्रकार की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी अब कैसी है भाई, दो प्रकार की, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकीय कोशिकाएं और अकणिकीय कोशिकाएं। ठीक। ये पूरा के पूरा क्या हो गया, ब्लड का कंपोजिशन हो गया। अब अपन डिटेल में इनके सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। अब सबसे पहले अगर मैं प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात की जाती है प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है भाई। इसके रंग की अगर मैं बात करूं, पेल येलो कलर। पेल येलो का मतलब हिंदी में हल्का पीला कलर का होता है भाई। इसका पीला होने का कारण क्या रहता है भाई, इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। बिलीरुबिन वर्णक के कारण। अगर डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछे, थोड़ा डीप में जाके अगर क्वेश्चन करे, बिलीरुबिन पिगमेंट में भी कौन सा रहेगा भाई, यूरोबिलिनोजन। ठीक।
इसके बारे में अगर बात करें, इसकी पीएच, अगली बात आ जाती है, इसकी पीएच क्या होती है भाई? नहीं, पीएच से पहले अगर अपन बात करते हैं, नॉर्मली तो इसका कलर क्या रहता है? पेल येलो, हल्का पीला कलर का रहता है। लेकिन जब हीमोलाइसिस हो रहा होता है, यानी कि जब रक्त का अपघटन जब हो रहा होता है, तब प्लाज्मा का कलर कैसा होगा भाई? उस समय हीमोलाइसिस के दौरान प्लाज्मा का कलर होता है रेड कलर का होता है भाई। यानी कि रक्त के अपघटन के दौरान प्लाज्मा लाल रंग की दिखाई जाती थी। ये लाल रंग का दिखाई देने का कारण क्या होता है भाई? जब रक्त का अपघटन होगा, तो रक्त का जब अपघटन होगा तो आरबीसी भी टूटेगी, आरबीसी का भी क्या होगा? नष्ट होगा। आरबीसी भी क्या होगी? ह्रास होगी। आरबीसी की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी, जिसकी वजह से आरबीसी की टूटने की वजह से प्लाज्मा कैसा दिखाई देगा भाई? रेड कलर का दिखाई देगा। इसी में अगर अपन मैं बात करूं प्लाज्मा के पीएच की, कि पीएच क्या रहती है? 7.2 से लेके 7.4 के बीच में। ये एग्जाम में आ रखी है भाई। इसकी पीएच कितनी रहती है प्लाज्मा की? 7.2 से 7.4 के बीच में। अब अगर मैं बात करूं प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा किस किस से मिलके बना होता है? प्लाज्मा के कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वाटर। ये वाटर या जल कितना पाया जाता है भाई? 90 से लेके 92% वाटर। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है इसमें। इसके अलावा इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं भाई। क्या आयन होंगे कौन कौन से? सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, बाइकार्बोनेट आयन हो सकते हैं, और इत्यादि। इसके अलावा इसमें कुछ पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। पोषक तत्वों की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से होंगे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड, और कुछ मात्रा में इसमें यूरिया भी पाया जाता है भाई। क्या क्या है भाई? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड के रूप से पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ मात्रा में क्या प्रेजेंट है भाई? यूरिया पाया जा रहा है। ये यूरिया होता क्या है? एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है भाई हमारा, उत्सर्जी पदार्थ है। कि हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, जब पढ़ेंगे उसके अंदर यूरिया पढ़ा जाएगा भाई पूरा। तो ये सब क्वेश्चन इसके अंदर आ रखे हैं। इनमें से क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? जो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, पोषक तत्व इसमें कौन कौन से पाए जा रहे हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, और लिपिड के साथ साथ कुछ मात्रा में यूरिया भी इसमें पाया जा रहा है भाई। अब मैं बात करूं इसके अंदर प्रोटीन्स की, सबसे इंपॉर्टेंट इसका, अगर प्लाज्मा के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन अगर आया है तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन के प्रकार भाई।
प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, ऐसे जनरली जो 3 प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर पाए जा रहे हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन, दूसरा इसके अंदर आता है ग्लोब्यूलिन, तीसरा इसके अंदर आता है भाई फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के साथ ही हम किसको पढ़ते हैं भाई? प्रोथ्रोम्बिन को भी पढ़ते हैं भाई। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करते हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये क्या पाई जाती है इन सभी प्रोटीन के अंदर? ये तीनों या चारों प्रोटीन जो है, इन सब में अगर सबसे मात्रा में, अगर सबसे अधिक मात्रा में कोई प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, वो कौन सी? एल्ब्यूमिन। मैक्सिमम क्वांटिटी, सर्वाधिक मात्रा में भाई। अब देखो भाई, एल्ब्यूमिन अगर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी साइज कैसी होगी? छोटी साइज की होगी। ये आयतन क्या हो रही है? कम घेर रही है भाई, जगह कम घेर रही होगी, तो स्मॉलेस्ट साइज की है, सबसे छोटी प्रोटीन है भाई। ठीक। अब अगर इसकी और बात करें कि एल्ब्यूमिन का वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है भाई इसका? इसका फंक्शन या कार्य अगर अपन देखें, क्या क्या करती है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर, शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब का क्या करती है भाई? नियमन करती है। यानी कि इसका मतलब क्या, परासरण दाब का नियमन कर रही है? इसका मतलब ये है कि भाई शरीर के अंदर एल्ब्यूमिन क्या कर रही है भाई? शरीर के अंदर जो भी द्रव उपस्थित है, जो भी पानी उपस्थित है, जो भी ब्लड उपस्थित है, उसको क्या करती है? कोशिकाओं में बांधे रखने का काम करती है। उनको कोशिकाओं के अंदर एंटर नहीं करने देती, जहां जरूरत न हो वहां इनको अंदर नहीं जाने देती। जैसे अगर मान लो कि शरीर के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा हो गई कम, अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा हो जाएगी कम तो क्या होगा? शरीर का जो द्रव होगा, बॉडी फ्लूइड होगा, वो किसके अंदर जाना शुरू कर देगा? टिश्यू के अंदर जाना शुरू कर देगा। ऊतकों के बीच में जाके क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही ऊतकों के बीच में जाके ये फ्लूइड इकट्ठा हुआ, कोई भी शरीर का द्रव्य फ्लूइड या पानी भी अगर ऊतकों के बीच में जाके इकट्ठा हो जाएगा तो वो जगह क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ईडेमा नामक रोग बोल देते हैं। कौन सी डिजीज हो जाती है भाई? एल्ब्यूमिन की कमी से ईडेमा नामक रोग हो जाएगी भाई, डिजीज। कमी से यानी कि क्या हो गया भाई?
बॉडी फ्लूइड किसके अंदर चला गया? टिश्यू के अंदर चला गया। इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो गई? एडेमा डिजीज हो गई। अब अगर अपन बात करें ग्लोबुलिन की, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है भाई? देखो 3 प्रकार की ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहती है भाई। पहले इसका अपन काम देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है ग्लोबुलिन का? ये क्या करेगी भाई? प्रोटेक्शन का काम कर रही है भाई। या फिर इसको ऐसे पढ़ लो, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी। क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है भाई। प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है। के साथ साथ ही ये क्या काम करती है? केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है भाई। रसायनों का परिवहन करती है भाई। ठीक है। अब ग्लोबुलिन की अगर मैं बात करूं, ग्लोबुलिन की अगर बात करूं कि टाइप्स क्या कौन कौन से हो जाएंगे इसके? 3 प्रकार के होते हैं भाई। 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं भाई? तो अल्फा ग्लोबुलिन एक होता है भाई, बीटा ग्लोबुलिन और एक होता है भाई गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन को एंटीजन या एंटीट्रिप्सिन बोलते हैं। बीटा ग्लोबुलिन क्या होता है? ट्रांसफेरिन। और गामा ग्लोबुलिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। अब देखो भाई, शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है, उन सब का निर्माण तो कहां पर हो रहा है? लिवर, लिवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये गामा ग्लोबुलिन जो है, इसका निर्माण कहां पर होता है? लिम्फोसाइट्स के अंदर होता है भाई। इसके अंदर अपन एक नोट करके लिख सकते हैं भाई लाइन, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस इन लिवर। एक्सेप्शन इसका क्या है? अपवाद की अगर अपन बात करें इसका, गामा ग्लोबुलिन। ये गामा ग्लोबुलिन का निर्माण का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? संश्लेषण कहाँ हो रहा है इसका? लिम्फोसाइट्स के अंदर। ये हमें याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज लाइन है। सभी के सभी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा है भाई? लीवर के अंदर हो रहा है। सभी प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है भाई? गामा ग्लोबुलिन, जिसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? लिम्फोसाइट्स के अंदर हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन की अगर अपन बात करते हैं, इसका काम क्या होता है भाई? ये होती कैसी मेनली इनएक्टिव फॉर्म में रहती भाई, निष्क्रिय अवस्था में रहती भाई। ये सक्रिय कब होगी भाई? जब ब्लड क्लोटिंग करना हो भाई, रक्त का जब थक्का बनाना होता है तभी ये क्या होती है? सक्रिय होती है। अन्यथा ये कैसी रहती है भाई? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रह रहती है। तो इसका मेनली काम क्या हो गया भाई? ब्लड क्लोटिंग। और ये क्या होती है भाई? लार्जेस्ट प्रोटीन है भाई, सबसे बड़ी प्रोटीन है। अगर ये सबसे बड़ी प्रोटीन है, लार्जेस्ट प्रोटीन अगर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? साइज ज्यादा घेर रही है, जगह ज्यादा घेर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? ये सबसे कम मात्रा में पाई जा रही है भाई। लीस्ट अमाउंट या लीस्ट क्वांटिटी भाई, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो अब भी हमने देख लिया भाई, चार प्रोटीन देख ली भाई प्लाज्मा प्रोटीन की, कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को दोनों के साथ ही पढ़ना है भाई। ये मेनली किसके लिए अपन पढ़ते हैं भाई? फाइब्रिनोजन के लिए पढ़ते हैं भाई। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? एल्ब्यूमिन पाई जा रही है। सबसे कम मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन पाई जा रही है। सबसे ज्यादा छोटी साइज कौन किसकी है भाई? एल्ब्यूमिन की सबसे छोटी साइज है। लार्जेस्ट साइज की प्रोटीन कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, दोनों में से कोई भी बोल दो अपन, ये दोनों प्रोटीन पाई जा रही है। क्लियर? इसके बाद अगर अपन देखें ब्लड सेल्स के बारे में, रुधिर कोशिकाओं के बारे में अगर अपन देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या हो सकता है भाई? मेन इंपॉर्टेंट, इसका नाम एग्जाम में जो पूछा जाता है, आरबीसी का फुल फॉर्म तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब ये शायद ही पूछा जाता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि आरबीसी की फुल फॉर्म में आपको पूछा जाए। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीसी का नाम क्या है, इथ्रोसाइट के नाम से भी जानी जाती है। अभी हम यहाँ आरबीसी तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।